जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। सो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 इन्वायरमेंट का, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इट इज़ अ पार्ट सेकंड, और ये जो पार्ट सेकंड है ये आपका विजन आईएएस का इन्वायरमेंट का, ये जो पीटी 365 है इसका ये सेकंड पार्ट है। मैं पार्ट वाइज ये बना के ताकि आपको याद करने में आसानी हो, एंड लास्ट में आई विल गिव यू द कंपाइलेशन ऑफ दिस पार्ट्स। ओके, कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, और आप धीरे धीरे अगर चीज़ों को अभी से पढ़ते रहेंगे सो इट विल बी वेरी इजियर फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, आप जाके देखेंगे जब 25 ऑफ मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, तो आपको बहुत ही चीज़ें आसानी से याद आएंगी। ओके, थ्रू एक्टिव रिकॉल चीज़ों को याद करिएगा। ओके, थ्रू एक्टिव रिकॉल, बिकॉज इट इज़ वेरी एफिशिएंट। ओके, बहुत ही एफिशिएंट है, एंड इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ वेरी गुड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट माय फ्रेंड। और ये आपका अप्रैल 24 से अक्टूबर 2024 तक है। एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था आपका ये बायोडाइवर्सिटी हमने कवर किया था। ठीक है, और ये कवर करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉरेस्ट पे, और अदर रिलेटेड न्यूज़ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड देखेंगे। वेटलैंड के बाद ओके, वेट ए मिनट फ्रेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये हम देखेंगे ये फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बाद कौन से टॉपिक हैं ये आपके, वेट ए मिनट, क्या हो रही है, हाँ, फॉरेस्ट के बाद वेटलैंड देखेंगे, कोस्टलैंड और ओशियंस। ओके, एंड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़, वी विल कवर दिस वन आल्सो। ओके, जिसमें IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, और साइट्स है, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो ये फॉरेस्ट वाला टॉपिक है आगे आपका। इसमें सबसे पहले देखते हैं यूएन जो रेट होता है, ये क्यों न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में था यूनाइटेड नेशन जो प्रोग्राम है ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका। और इसके जो टाइटल है ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज समटाइम्स दे कैन आस्क द रिपोर्ट का क्या क्या टाइटल रहा है। दैट इज, लेट मी टेल दिस, ये रहा है आपका रेजिंग द एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स एनहांस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर द फॉरेस्ट। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो भी यूएन का है, ये लोकल्स का सहायता लेके विद द हेल्प ऑफ लोकल, ये क्या करते हैं कि जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे क्या करते हैं कि लोकल को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। थ्रू इंसेंटिव वो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लेस को आप प्रिजर्व करके रखिए, और आपको हम इको टूरिज्म का बढ़ावा देंगे। ठीक है, इको टूरिज्म जिससे बढ़ेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं। इसी में हम जब आके देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जो एक एडिशनल पार्ट है, दैट इज एक कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क आप लोग को पता होगा। ये कान्हा नेशनल पार्क में ये जो बैगा ट्राइब होती है ना, बैगा ट्राइब, ये क्या करती है, इनको जो जितने भी विमेन्स हैं, ऑल द विमेन्स, ओके, उनको क्या किया गया है, ट्रेन किया गया है फॉर गाइड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो विमेन का एम्पावरमेंट है उसका भी बढ़ावा मिल रहा है, जैसे, और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जा रहा है। सो तो इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पड़ता है यूएन का जो ये प्लान है। ओके, और इसमें आप देखेंगे तो आगे हम जब बात करते हैं कि ये जो हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन हैव क्वालिफाइड टारगेट ऑन द फॉरेस्ट इन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन प्लान है, ये आप लोगों को पता है कि ये COP 16 में आया था, और COP 16 ये पेरिस में हुआ था, और पेरिस 2021 में हुआ था। ये एडिशनल पार्ट है। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि एवरी नेशन, क्या इसका जो मोटो रहा है इसका, एवरी नेशन हैव टू गिव द टाइमलाइन आपको देना है। और टाइमलाइन ये कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंड में, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, उसको, और क्लाइमेट चेंज को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, रोकना है, ये इसमें दिया गया था। ठीक है, और ये आप देखेंगे। और रही बात पेरिस क्लाइमेट की, पेरिस क्लाइमेट का क्या था, टारगेट था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो क्लाइमेट का एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, और 2100 AD तक। ओके, ये रहा है बेसिक आपका एक स्टैटिक पार्ट था, मैंने उस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, और आप देखेंगे 11 ऑफ द NDC contain the
qualified target relating to the afforestation, restoration, mitigation of climate change require reducing the deforestation first. ठीक है, डिफोरेस्टेशन फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं. इसमें क्या है, तो जो यूएन के बारे में जान लेते हैं. यूएन जो रेड है ये फ्लैगशिप है यूएन नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट विद अ फोकस ऑन एडवांसिंग द पेरिस क्लाइमेट. और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्या है, प्रोवाइडर है रेड प्लस असिस्टेंट का. ठीक है, ये 2008 में लॉन्च हुआ था. ओके, एंड बिल्ड द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी और यूएनईपी, ये सारे प्रोग्राम रहे हैं. ठीक है, पार्टनर कंट्री आपका इंडिया भी रहा है और 65 है. ठीक है, ये आपका देखेंगे जो रेड प्लस है ये आपका क्या हो जाता है, वार्सा जो फ्रेमवर्क आया था फॉर रेड प्लस वो आपका अडॉप्ट हुआ था 19th सेशन में आपका COP 19 में. ओके, 2013 में. ठीक है, थोड़ा ओल्ड पड़ जाता है बट यूपीएससी माइट बी आस्क ओके दिस टाइप्स ऑफ ओल्ड न्यूज आल्सो, तो आप ये दे सकते हैं. ठीक है, वहीं हम सेकंड टॉपिक की बात करें जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट फॉर ऑन फॉरेस्ट. ठीक है, ये आप देखेंगे इसमें ये क्यों न्यूज में रहा है, ये रिसेंटली आप देखें जो 19th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन क्लाइमेट पे, सॉरी फॉरेस्ट पे, अंडर इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट. ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि जो बेसिक चीजें जो निकल के आई हैं, जो कीज हैं, वो पॉइंट क्या है, क्या क्या है वो देखते हैं. तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं सबसे पहले यहाँ पे आते हैं. ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है 2017 से लेकर 30 तक, ग्लोबल फॉरेस्ट जो गोल है वो आप देख सकते हैं कि 1 में रिजर्व करना है फॉरेस्ट कवर लॉस को और इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट बेनिफिट और लाइवलीहुड को. ये बेसिक जो पॉइंट्स है ना वो देख लेंगे. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को, प्रमोट करना है इंक्लूसिव फॉरेस्ट एंड गवर्नेंस को, एंड क्या करना है, कॉर्पोरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर को. ठीक है, ये आपका बेसिक रहा है. ठीक है, और जो मेंबर है वो क्या रीफॉर्म किए हैं यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से लेके 30 तक. ठीक है, ये आपका रहा है. और वर्ल्ड की जो ऑफ ट्रैक है उसको अचीव करना है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल को 2030 तक. ठीक है, ये आपका रहा है. और इसमें देखेंगे जो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, बस जानना है इंक्रीज हुआ है और 24.62% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. ठीक है, जिसे आईएसएफआर रिपोर्ट आया था ये आप देखेंगे 2019 और 21 का ये असेसमेंट है. अभी जो मैंने रिसेंट वाला 2000 अभी 1 मंथ बिफोर आया है 2023 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बायलिंगुअल होता है, सॉरी 2 साल में एक बार आता है. ठीक है, इन 2 years एक बार में आता है. तो ये मैंने करा है ऑलरेडी, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये उसमें जो मैंने बताया टू द पॉइंट बताया है कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो अगर और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, कहाँ कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कहाँ पे लॉस देखने को मिला, ये सारी चीज़ें जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उसमें मैं बताया हूँ. और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा. ठीक है, और ये कह रहा है कि 33% जो ट्री कवर है वो 17 स्टेट में ही है. ठीक है, ये बता रहा है बेसिक जानकारी. ठीक है, आगे इसमें जब देखेंगे यूएन जो स्ट्रैटेजिक प्लान है फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF, तो इसमें देखेंगे कि ये क्या करता है, फॉर एट द स्पेशल सेशन ऑफ द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट 2017 में ये हेल्ड हुआ था. और इट प्रोवाइड द एम्बिशियस विजन फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट इन 2030. और इसमें क्या है, ऑल मेंबर ऑफ यूएन मेंबर ऑफ UNFF क्या है इंक्लूडेड है, जिसमें भारत भी आपका इंक्लूडेड है. ठीक है, और ये 6 ग्लोबल फॉरेस्ट को क्या करता है, रखता है अपने पास, जिसमें 26 एसोसिएटेड टारगेट होते हैं जो अचीव करना है 2030 तक, विच आर वॉलंटरी और यूनिवर्सल होते हैं. ठीक है, और इट आल्सो इंक्लूड द टारगेट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया बाई 3% वर्ल्ड बाई 2030 तक. ओके, और सिग्निफाइंग जो इंक्रीज हुआ है 120 मिलियन, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, ये अगला देखेंगे इसमें जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इट बिल्ड ऑन द विजन ऑफ 2030 एजेंडा. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका. और जो रिपोर्ट है आप देखें ग्लोबल फॉरेस्ट गोल का, इट्स अ फ्लैगशिप यूएन रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट होता है ऑन फॉरेस्ट उसमें देख लेते हैं. ये स्टैब्लिश हुआ था 2000 में हुआ था एज अ सक्सेसर टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट जो 1995 में आया था. एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ऑन फॉरेस्ट, ये आप देखेंगे 1997 से 2000 तक आएगा. ये बेसिक एक जानकारी ले सकते हैं. ये कब आया था, द ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रमोट करना है मैनेजमेंट को, कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और स्ट्रेंथन करना है लॉन्ग टाइम पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड. ओके, ये आपका है. एंड जहाँ ये जो 5 कंपोनेंट है, ये देर आर 5 कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही ओल्ड है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. यूपीएससी कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछता है. ठीक है, तो
मेरे को लगता है कि आप लोग देखेंगे कि एक फोमो आपको क्रिएट होगा, बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरीके की चीजें नहीं पूछता यूपीएससी, ठीक है। रिलेटेबल न्यूज देख लेते हैं। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देंगे, ठीक है। हैज रिलीज किया है रिपोर्ट टाइटल कि इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है, इट्स अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड एंड ड्रॉबैक एंड न्यू अप्रोच का ये फर्स्ट ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट है, ठीक है, 2010 का। और आप देखें इस रिपोर्ट में रिलीज किया गया है इन अ बैकड्रॉप ऑफ 19 सेशन जो हुआ है यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट पे, ठीक है। और जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस है, आईएफजी जो है, इट कंप्राइज ऑफ द पॉलिसी, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये आप देखेंगे इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कंप्राइज करता है। और आप देखेंगे इसमें जब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो गया फॉरेस्ट से रिलेटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैंग्रोव, ओके। मैंग्रोव है आपका, ओके। तो मैंग्रोव आप लोगों को पता है कि ये मैंग्रोव बेसिकली ये सुंदरबन जो रीजन है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये कंप्राइज होते हैं। इसके जो रूट होते हैं ना, ये आप देखेंगे वाटर में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, देयर द सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर होता है। तो ये आपका बेसिक जानकारी हुआ कि मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव क्या होता है ना, ये आपके जो साइक्लोन आते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, बिकॉज कि ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कि जो भी साइक्लोन आएगा ये प्रोटेक्ट कर देते हैं कोस्टल एरियाज को, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे जो 2000 आई थिंक 4 में जो आया था उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, ये मैंग्रोव का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिससे कि काफी मतलब क्या बोलते हैं, जो क्षति होने से, जो डिस्ट्रॉय होने से बच चुका था बिकॉज ऑफ दी मैंग्रोव। तो इसमें क्या चीजें हैं उसको देखते हैं, ओके। वाई इट इज इन न्यूज, जो मैंग्रोव कंजर्वेशन है, रिसेंटली देखेंगे जो आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इंडिकेट करता है कि दैट 50% ऑफ द इकोसिस्टम एग्जामिन वर क्लासिफाइड एज अ वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके। तो ये आप देखेंगे जो न्यूज है, और इसमें आईयूसीएन जो रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है, ये 36 रीजन और अक्रॉस 44 कंट्री को ये कंप्राइज करता है, एसेस करता है। और इट इज अ हेडलाइन इंडिकेटर फॉर द कमिंग Montreal Global Biodiversity Framework under the Convention on the Biological Diversity, okay, CBDT, okay. The mangrove ecosystem of South India, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है साउथ इंडिया का, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, वर आइडेंटिफाई एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें ध्यान रखेंगे। जो स्टेटस है इंडियन मैंग्रोव का, वो आप देखें अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल है, वो क्या है, लीस्ट कंसर्न है। वहीं साउथ इंडिया की बात करें, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वेस्ट एशिया की बात करें, दे आर वनरेबल इन स्टेटस, ओके। मैंग्रोव क्या होते हैं और इकोसिस्टम सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, आप देख लें, इट इज अ लोकेटेड प्राइमरीली ऑन दी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट के कोस्ट पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ दी कोस्ट लाइन। और जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको खत्म करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो स्टेटस है ऑफ मैंग्रोव इंडिया की बात करते हैं। इसमें मैंग्रोव जो लक्षद्वीप में, आर्चिपेलागो एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मैंने बताया अभी आपको। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा लाया गया था। और इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आईएसएफआर है 2023 का, बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो मैंग्रोव का कवर है इंडिया में, वो इंक्रीज हुआ है कितना, 17 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, 17 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही मिनिमम है परसेंटेज में, कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट के द्वारा। प्रीवियस असेसमेंट आप 2019 में आया था, ठीक है। मेजर लोकेशन अंडमान एंड निकोबार, सुंदरबन, ठीक है, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टास पे पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव का ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया के कुछ इनिशिएटिव हैं मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए लाए गए, जैसे वन ऑफ दी है जिसमें मिस्टी है, ठीक है, मीन्स मिस्टी जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ओके, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लाया गया है, ओके। इस इनिशिएटिव का जो मेन मतलब है, ठीक है, मेन जो किस लिए लाया गया था, ये आप देखेंगे जो लोकल है ना, लोकल है जो कोस्ट लाइन एरियाज में रहते हैं, उनको कहा गया है कि आप जो मैंग्रोव है ना उसको ग्रो करिए, ठीक है, ग्रो करिए। और मैंग्रोव ग्रो करने के बाद जो आपके ग्रो होने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिव देगी, ठीक है, इंसेंटिव देगी ये आपको। और इसमें आप किसको इंक्लूड किया गया है, नरेगा को भी इंक्लूड किया गया है, नरेगा के थ्रू ये दिया जाएगा। और ये नरेगा के साथ ही जो फंड होगा, फंड कहाँ से आएगा, फंड ये आपका कैंपा है ना, कैंपा से ही फंड आएगा, ठीक है। ये बेसिक था आपका मिस्टी के अंदर, ठीक है। ये कौन से आप देखेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये ध्यान रखें,
ठीक है। जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम जो शेम इनिशिएटिव है, इट बिल्डिंग द एक्वाकल्चर फार्म यूजिंग द IMA इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम को, ठीक है, यूज किया गया। जो मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन है, ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का है ना, ये ज्वाइन किया गया सिटीजन्स को 9 कोस्टल स्टेट में, ठीक है, टू मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। ये तो ऊपर मैंने बताया जो इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है। द ग्लोबल इनिशिएटिव टू कंजर्व द मैंग्रोव, दैट इज मैंग्रोव, आप देखें ब्रेक थ्रू, ये लॉन्च किया गया था UNFCCC के द्वारा COP27 में, जो सालम शेख इजिप्ट में हुआ था UN के द्वारा, ठीक है, और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा, ठीक है। इसका टारगेट क्या था? टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ ओवर द 50 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030। ओके, अंडरपाइन बाय द 40 मिलियन, ये आपका 40 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस के साथ, ठीक है। अदर जो रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड की है एक सर्वे इन्वॉल्विंग द ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ अप टू 100 ट्री फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फॉरेस्ट एरियाज। जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ये आप एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी चेंज करता है आपका, यहीं पे स्टैट्यूटरी बॉडी की जगह लीगल बॉडी दे देगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और किस के अंदर आता है? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s के अंदर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका मिनिस्ट्री रहा है। ये क्या करता है कि ये अप्रूव करता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। रोल क्या होता है? रोल FAC का है, रिकमेंडेटरी है, ठीक है, ये बाउंड नहीं है, रिकमेंडेटरी है नेचर में, ठीक है, कि ये एक रिकमेंड करता है फॉर अ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द पर्पस ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री यूज इज कंसर्न। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव क्या होता है दोस्तों? इसमें देखेंगे कि जो ये सेक्रेटरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन CBT, ठीक है, वो मार्क करता है 10th एनिवर्सरी, ठीक है, मार्क करता है 10th एनिवर्सरी ऑफ फेरी, ठीक है। इसमें जो बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एनर्जी के बारे में, सॉरी इनिशिएटिव के बारे में, ये लॉन्च हुआ है एज ए पार्टनर बिटवीन द कोरिया फॉरेस्ट सर्विस है और CBD जो सेक्रेटरिएट है उसके साथ ही दोनों मिलकर ये बनाए हैं इनिशिएटिव, ठीक है। ये इंप्लीमेंट हुआ है बाय CBD सेक्रेटरिएट के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करता है कि डिसिग्नाइट एज असिस्टिंग द डेवलपिंग कंट्री को क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, और ऑपरेशनलाइज द नेशनल टारगेट एंड प्लान, और किसके साथ मिलके? आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट है 5, 14 और 15 के साथ, ठीक है। और आप देखेंगे जो ये फेरी इनिशिएटिव है अडॉप्ट किया गया शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान के लिए ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, COP13 में 2016 में आया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं EU's नेचर रिस्टोरेशन प्लान, ओके, NRP की बात करते हैं। ये यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है NRP को सबसे पहले, और आप इसमें देखेंगे क्या मिलता है आपको अबाउट द NRP। आप देखेंगे कि जो ये कंटिनेंट है वाइड ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील, और एम करता है क्या? जो नेट जीरो एमिशन है, और 2015 तक ये आपको नेट जीरो एमिशन करना है आप ग्रीन हाउस गैसेस का, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो नेट जीरो एमिशन है वो करना है, ठीक है। यानी जितना एमिशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, जितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है उतना ही आपको कंजर्व कर लेना है, ठीक है, थ्रू प्लांटेशन और अदर फैसिलिटीज़ के साथ, ठीक है, 2050 तक। और इसका एम क्या है? कंटेन करना, बाइंडिंग होता है ये, ठीक है, बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिकवरी इन नेचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिकवरी होता है ये आपका। और ये क्या करता है? इट रिकवर एटलीस्ट 20% ऑफ यूरोपियन यूनियन लैंड एंड सी एरियाज 2030 तक, ठीक है, एंड ऑल द इकोसिस्टम नीड ऑफ रिस्टोरेशन 2050। ओके, 2050 फोकस एरिया क्या है? कवर करता है ऑल दी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जैसे वेटलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, पॉल्यूटिंग इंसेक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इम्प्लीमेंट ये किससे होगा? नेशनल रिस्टोरेशन जो प्लान है उसके साथ ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये आपका ऊपर का कोई मतलब का नहीं है, इतना नहीं पूछता, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वेटलैंड, और जिसमें आप देखेंगे जो कोस्टल और ओशन की बात करते हैं, जो आप देखते हैं कि जो हाई सीज ट्रीटी है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हाई सीज ट्रीटी है उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइन करने का बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ओके, BBNJ एग्रीमेंट, ओके। और ये क्या है? आप देखेंगे कि जो UN क्लॉज होता है ना डिमार्केशन के लिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया से, जो कोस्टल एरिया है आपका
यहाँ से आप जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो ठीक है, ये आपका टेरिटोरियल सी आता है, ठीक है, टेरिटोरियल सी आता है। उसके बाद 12 से यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके 24 तक ये आपका कॉन्टिग्यूअस जोन आता है, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन। यहाँ पे देखेंगे लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है, ये बफर जोन की तरह काम करता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना दोनों। और जब बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका कहाँ तक आता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है, ठीक है। इसमें कोई भी सॉवरेनिटी नहीं होती है कोस्टल स्टेट की, ठीक है। तो ये आपका रहा है यूएन क्लॉज, ठीक है, के बारे में जानकारी, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें मेंशन किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज, ये इंपॉर्टेंट रहा है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। जो बीबीएनजे जो एग्रीमेंट है उसके बारे में देखते हैं कि ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड लॉ ऑफ द सी, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो 1994 में पार्ट 11 ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये आप करता है। और 1995 में देखेंगे यूएन जो फिश स्टॉक एग्रीमेंट है कंजर्व करता है, मैनेजमेंट करता है किसका, माइग्रेटरी फिश स्टॉक को, ठीक है। और आप देखेंगे ये जो है ना एडॉप्टेशन, ये आपका क्या है, इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और इसमें आप जब देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करना मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ऑफ एरिया बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन, नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके क्या करना, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ओके, एंड सस्टेनेबल यूज करना, ओके। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ है साइंस है, ये आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे ये मिनिस्ट्री। जो की प्रोविजंस है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो इतने डीप जाके क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी। जो 4 सब्सटैंटिव एलिमेंट है बीबीएनजे ट्रीटी का, और आप देखेंगे मरीन जेनेटिक रिसोर्स है, और आप इसमें देखेंगे कि जो मेजर है, ठीक है, मेजर है ऑफ सच एरियाज बेस लाइन मैनेजमेंट टूल, ओके, इंक्लूडिंग द मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का जो आप देखेंगे एबीएमटी जो है स्टैब्लिश करता है वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का, ठीक है। ये आप देखेंगे अंटार्कटिका रोज सी में ये आपका लार्जेस्ट इंटरनेशनल एमपीए है, ठीक है, अंटार्कटिका रोज सी में। एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है ये क्या करता है आपका, ये जो भी कॉजेस हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, कॉजेज हैं प्रोजेक्ट के, इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे अगर सपोज करिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, पहले क्या हुआ करता था ना, कि मैं एक बेसिक जानकारी बता देता हूँ। पहले क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, जहाँ पे अगर उसको डेवलपमेंट का काम करना होता था, फॉरेस्ट को तुरंत काट देती थी, जिससे क्या होता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वहाँ पर रहते थे, तो बेसिकली उन लोगों के पास कोई अगर दूसरे नहीं रह पाते थे उन लोगों के पास काम, जैसे कि वो क्या करते थे, नक्सलेट को ज्वाइन कर लेते थे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया, और ये कहा कि जो भी कॉजेस हैं और आप अगर सुलझाएंगे क्या क्या, आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को डील करेंगे इन्वायरमेंट को साथ में रखते हुए, जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है साथ में रखते हुए, तो ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, असेसमेंट स्टार्ट किया गया था, और जो भी कि उसके सजेशंस थे उस चीज़ को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो यूएन क्लॉज है, ये आप लोग को मैंने जस्ट ऊपर बताया, तो ये क्या अडॉप्ट किया गया था 1982 में और इन्फोर्स हुआ 1994 में, ठीक है। आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जिसमें 170 पार्टीज हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल सीबेडेड अथॉरिटी के द्वारा, और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये जमाइका है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। पीवाई को जब देखेंगे दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल आप लोग को पता है कि जो कोस्टल एरियाज में कोरल पाए जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कलरफुल होते हैं, ये आप टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मॉरिशस जाएंगे ना आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलते हैं कोरल्स। और ब्लीचिंग कब होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जो जूस एंथलास होते हैं वो डाई होने लगते हैं, ठीक है, टू टू दी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़। अब नीचे देखेंगे क्या क्या एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, टाइड की वजह से, टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन की वजह से, और मैन मेड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है उसके द्वारा चीज़ें, ये आपका कोरल ब्लीचिंग होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपका देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार डिक्रीज किया है कितने, जो कोरल कवर है 37 से 27% आ गया है। आप
5 से 2021 तक देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक मैंने बताया कहाँ कहाँ पे ये कोरल मिलते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, पाक बनार बंगाल और अंडमान एंड निकोबार। तो बेसिकली कह रहा है कि ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे जो कोरल के जो कवर हैं वो कम होते गए हैं, ठीक है। गोवा में भी देखें कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन लिमिटेड में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला इसमें बात करते हैं कोरल और कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। ये देखते हैं जो कोरल है ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये लार्ज ग्रुप एनिमल्स का जो होता है ना सिनाडारिया, ओके, सिनाडारिया में के ग्रुप में आते हैं, ओके। इसमें जनरली जो इनका जो क्लासिफिकेशन है हार्ड कोरल में होता है और सॉफ्ट कोरल में होता है। जो कोरल रीफ होते हैं ये फॉर्म करते हैं किसके द्वारा, बाई पॉलिप्स और हार्ड कोरल्स, ओके, विच आर एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को फायदे हों विद द माइक्रोस्कोपिक एल्गे दैट इज कॉल्ड जूजेंथला, जूजेंथला की हेल्प से, ठीक है। ये बहुत ही कलरफुल होता है जूजेंथला के वजह से, ठीक है, विच गिव देम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, ओके। ये जूजेंथला की वजह से जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है इसके वजह से आप देखेंगे जो कलर है काफी मतलब मेस्मराइजिंग हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ कंडीशन आप जब देखेंगे जो कोरल रीफ का है ये वार्म होना चाहिए और सॉल्टी होना चाहिए, ठीक है। वार्म होना चाहिए कितना, 23 से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओके। और क्लियर होना चाहिए, ओके, वाटर शुड बी क्लियर, शैलो मैरीन वाटर होना चाहिए विथ अ स्टेबल टेम्परेचर एंड अबंडेंट सनलाइट, ओके, सनलाइट भी अबंडेंट होना चाहिए, ओके। जो सिग्निफिकेंट है वो क्या क्या है कोरल रीफ्स के, आप देखेंगे रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहे जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दी हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। हाई बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी की वजह से ये इनको क्या कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है, ठीक है। ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं, प्रमोट करते हैं टूरिज्म को, जैसा मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग मैंने बताया आपको, ये करता है चेंज कर देता है टेम्परेचर, सॉरी कंडीशन, क्या कैसे करता है, एज ए टेम्परेचर क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ों की वजह से ये क्या करता है, ये कंप्लीटली व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं जो इंक्रीज करते हैं कोरल ब्लीचिंग को, जैसे ओशियन का जो टेम्परेचर है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, एक्सट्रीम लो टाइड, ओशियन एसिडिफिकेशन, बायोलॉजिकल इन्वेशन होता है, ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है, आप लोग को पता होगा, इसके वजह से भी, तो ये सारी चीज़ें रोल निभाती हैं कोरल ब्लीचिंग में, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या है वो कोरल ब्लीचिंग को कंजर्व करने के लिए इंडिया में, ये आप देखेंगे लीगली क्या है, एक्ट लाइक दी कोस्टल रेगुलेशन जून, ठीक है, नोटिफाई किया गया था 1991 में, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें अगर बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें पॉइंट है, इसमें आपका जो देखेंगे नेक्स्ट वन क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर किया है कोरल रीफ को इन गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, रिस्टोर करना है बाय ब्रांचिंग ऑफ कोरल स्पीसीज को, ठीक है। और आप देखेंगे इट इज कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, पीवाईक्यू 2023 में। इसका मतलब क्या होता है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब भी आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए, आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, ओशन साल्ट, ठीक है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है और इससे बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और आप देखेंगे जिससे जो कोरल होते हैं उसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसको देखेंगे, इंटरनेशनल जो कोरल रीफ इनिशिएटिव है ये 1994 में आया था, आप देखें इंडिया भी इसके मेंबर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, भारत भी इसका मेंबर है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का देखेंगे जो रिलेटेड न्यूज़ है, जो आर्टिफिशियल रीफ होते हैं आपके 30 आर्टिफिशियल रीफ है डिप्लॉय किया गया आपके रामेश्वर जो तमिलनाडु में, ठीक है। जो आर्टिफिशियल रीफ क्या होते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके यूज किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है नेचुरल हैबिटेट को, ओके। दे आर प्लेस ऑन दी सी बेड के पास ये इसको प्लेस किया जाता है फिक्स साइंटिफिक डिजाइन के साथ, और फंक्शन करता है एज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन सिस्टम के साथ, ठीक है। और आप देखेंगे ये क्या क्या यूज किया जाता है मटेरियल, रॉक, सिंडर ब्लॉक, वुड एंड ओल्ड टायर, लाइमस्टोन, स्टील एंड कंक्रीट यूज किए जाते हैं, ओके। जो डिपार्टमेंट ऑफ, ओके, इसमें देख लेते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है ये क्या करती है, प्रमोट करती है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, फॉर किसके लिए, रिजुनवेटिंग द कोस्टल फिशरीज के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। रामसर साइट है आप लोग को जैसे कि पता है कि जो रामसर साइट है,
रामसार एक ईरान में जगह है, ठीक है, वहाँ से 2 फेब को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आपका लगभग बढ़ के जो रामसर का जो लिस्ट है 85 हो गई है, 80 से 85 हो गई है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में रामसर साइट है, उसके बाद यूपी में है, ठीक है, 2nd नंबर पे। तो इसमें अगर बात करें एडेड जो साइट है उसको कौन कौन से हैं, नागी नटकी है, नंजा रयान बर्ड सेंचुरी है जो तमिलनाडु का, काजू वैली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का, और तावा रिजर्वायर ये आपका मध्य प्रदेश का है। इसमें एक एक करके देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इट माइट बी देखे ना। जहाँ वेटलैंड की बात करें दोस्तों तो वो आप देख लेंगे कि वो मैनमेड है कि आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें याद रखेंगे। जो नागी नके, क्योंकि पीवाई को जब देखेंगे ना दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ओके। सो नागी नटकी आप देखेंगे ये बिहार में है, ठीक है। ये दोनों क्या है, मैनमेड है, रिजर्वायर है, ठीक है, जो सराउंड होते हैं फॉरेस्ट और हिल से, ठीक है। ड्राई डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट है, ये सराउंड होते हैं बाई हिल, और ये गंगेटिक प्लेन में इंडिया में ये लाइज करते हैं। और आप देखेंगे इसका 2nd वन जो नंजारायन बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का, ये एक लेक है, लार्ज सैलो वेटलैंड है। ये किंग नंजारायन जो है उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। इन्होंने रिस्टोर किया था, रिपेयर किया था। ये डिपेंड किस पे होता है, हैवी रेन वाटर फ्लो फ्रॉम नेल्लार ड्रेनेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस नाम याद रखेंगे और क्या क्या थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये तमिलनाडु का ब्रेकिस सेलो लेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल, दैट इज ओके। और आप ये देखेंगे नेक्स्ट तावा जो रिजर्वायर है ये मध्य प्रदेश में लोकेट होता है, इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व है ना, उसके अंदर ये लोकेट करता है। ये बॉर्डर बनाता है जो सतपुरा नेशनल पार्क है और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। कंस्ट्रक्ट हुआ है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ तावा और देनवा रिवर, ओके। ये ही रहा है आपका बेसिक जानकारी। इसमें जब देखेंगे जो वेटलैंड है ये आपका क्या है, लैंड दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर, ओके, इसी को बोलते हैं वेटलैंड। और इसमें देखेंगे कि जो वेटलैंड है इट मस्ट बी मीट द एटलीस्ट 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया। 9 क्राइटेरियाज क्या क्या है वो जानने जरूरी नहीं है, वो नहीं पूछता है और ना ही कभी पूछेगा उस तरीके की चीजें फैक्चुअल इतनी डीप में। सिग्निफिकेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को, ठीक है, इंप्रूव करना, फंक्शन एज अ किडनी ऑफ अर्थ, और ये किडनी ऑफ अर्थ की तरफ फंक्शन करता है वेटलैंड, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। रामसर जो कन्वेंशन है ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और ये कंजर्व करता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज, ओके। एडॉप्ट किया गया था रामसर ईरान में 1971 में, मैंने बताया अभी ऊपर आपको, और ये इन्फोर्स हुआ था 1975 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया भी इसका मेंबर है, कब, 1982 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बस यही जानने वाला है चीज। सॉरी, जो रामसर लिस्ट होता है जो वेटलैंड, ये रामसर लिस्ट मीट करता है एटलीस्ट 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए ये डिफाइन करने के लिए अंडर दिस कन्वेंशन, ओके। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, ये रामसर साइट होता है वेयर जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये किस लिए होता है, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन, मतलब आगे भी ये अकर कर सकता है, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको लाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा ये जब इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लोकतक मणिपुर में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, इंडिया में ये इंक्लूड किया गया है, ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो लोकतक आप लोगों को पता है कि लोकतक में एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका क्या नाम है, कैबुल लामचा। तो कैबुल लामचा में देखेंगे ये आप देखो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक ग्रासलैंड होता है एक, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रासलैंड होता है। ऑर्गेनिक ग्रासलैंड ये आपका जिसको क्या बोला जाता है, एक नाम होता है फुमड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखें, फुमड़ी होता है। और ये आप देखेंगे ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ पे, यहाँ पे एक डियर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, संगाई डियर, ठीक है। ये आपका बेसिक जानकारी है। जैसा मैंने बताया तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। अदर वेटलैंड जो हैं आपके जो न्यूज़ में रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पैंगोंग सो है लेक आपके, ये आपका क्या है, लैंडलॉक लेक है, ठीक है, लैंडलॉक लेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इंडोर हिक मतलब क्या होता है ना, लैंडलॉक होता है, ये ध्यान देंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, 1/3 ऑफ लेक लाइज इंडिया, यहाँ पे ही पैंगोंग सो जो लेक है वहीं पे लाई करता है, ठीक है। चेंज कलर हो रहा है डिफरेंट टाइम से, नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर, ये ध्यान रखेंगे, इंडस बेसिन के ये पार्ट नहीं है। जो कन्वर लेक है इसमें देख लेते हैं, ये क्या है, फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है।
ये वाटर को ड्रॉ करता है विद द कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, बिया और करे रिवर को। बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है, कन्वर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट स्टॉप पर होता है या आपका अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर का होता है, ठीक है, फ्लाईवे का होता है। ये आपका बिहार में है, कन्वर लेक। इसमें जब नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका सुंदरबन मैंग्रोव है वेस्ट बंगाल में, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव है इकोसिस्टम का, ठीक है। ये इसमें आप देखें ये लोकेटेड है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के। बस पुलिकट लेक है जो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश का। ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये आपका लोकेटेड है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, इन इंडिया। ये किससे? चिल्का लेक के बाद, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में। और आप ये देखेंगे ये फेड मेनली बाई रिवर कौन सी? कलंगी और अरानी रिवर के द्वारा ये फेड होता है। ये सपोर्ट करता है लार्जेस्ट नॉन कंग्रीगेशन ऑफ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो बर्ड होती है इसका लार्जेस्ट कंग्रीगेशन होता है आपका पुलिकट लेक, ओके, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में रीजन में आता है। जो अदर रिलेटेड न्यूज़ है, ओके, इट शुड बी क्या क्या है। ये वर्ल्ड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। लेट मी ड्रिंक वाटर। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? ये यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव पे थे, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में रहा है? यूएन बैंक जो नेटवर्क प्रिंसिपल है फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट हैज लॉन्च स्प्रिंग इनिशिएटिव, ठीक है। किसके लिए? टू हॉल्ट द रिवर्स नेचर लॉस 2030 तक, ठीक है, रिवर्स नेचर लॉस, ठीक है। एक नया इनिशिएटिव है, कौन सा? स्प्रिंग इनिशिएटिव, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो स्प्रिंग इनिशिएटिव इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सपोर्ट किया गया है बाय ए कोलिशन ऑफ 200 इन्वेस्टर मैनेजिंग ए कंबाइंड 15 ट्रिलियन इन एसेट, ओके। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस द सिस्टमिक रिस्क ऑफ नेचर लॉस टू सोसाइटीज ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वैल्यूज क्रिएशन बाय एनहांसिंग द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस ऑन फॉरेस्ट लॉस एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलो एक्विफर मैनेजमेंट, ओके, शैम, ओके। शैम इज इट्स अ पायलट मॉडल एंड रिसेंटली इट इज लॉन्च इन तेलंगाना गवर्नमेंट, ओके, इन तेलंगाना, ओके। जो शैम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, शैम जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो देखेंगे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं। ये सस्टेनेबल और अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व द ड्रिलिंग सैलो वाटर बोरवेल्स टू पंप आउट वाटर, ओके। इन्वॉल्व करता है क्या? शैलो वाटर बोरवेल को वो करता है, ठीक है, इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम का ये क्या है? एक पार्ट है। इट इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर। ये मिनिस्ट्री याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मिनिस्ट्री आप देखेंगे 1 से लेके 2 तक कभी कभी मिनिस्ट्री पूछता है हर एवरी ईयर, यू कैन सी। तो नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है? एम करता है टू कैरेक्टराइज द एक्विफर एंड डेवलप अ प्लान फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। बस आपको इतना ही जानना है कि NKQ जो है ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का डेवलपमेंट का ये प्लान करता है, ठीक है। जो फिश मिप जो इनिशिएटिव है ये क्या है? आपका ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फिश बायोमास है। ये दिखाता है कि मोर देन 10% क्या हुए हैं? डिक्लाइन हुए हैं। बस ये फिश में जो इनिशिएटिव ये काफ़ी ओल्ड पड़ जाता है, बट इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में लॉन्च हुआ था। ग्लोबल नेटवर्क क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। मोर देन 100 मैरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स एंड रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, ओके। और रिलेशन जब देखेंगे UN से, इट वर्क विद द FAO, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, ओके, टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज, ओके। एंड फिश मिप जो 2.0 है, ठीक है, जैसे पुष्पा 2.0 है वैसे ही फिश मिप 2.0 है। एंड ये इस्टेब्लिश हुआ है इन 2024 टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी फॉर मॉडलिंग प्रोजेक्शन, ओके। ये आपका रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टर्म है, व्हाट आर द टर्म्स दैट आर इन न्यूज, ओके। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एवरी ईयर UPSC के PYQs में देखेंगे आप जो टर्म है, टर्मोलॉजी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर्स दे आर आस्किंग, ओके। अब तो बात करेंगे इसमें प्लैंकटन क्रैश के बारे में, ठीक है। प्लैंकटन क्रैश के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें आता है आपका ये प्लैंकटन जो क्रैश होता है। प्लैंकटन क्रैश मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर टर्न इनटू रेड कलर व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ क्रैश, ठीक है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं? क्रैश हो जाते हैं, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कलर पिगमेंटेशन देयर से। और ये कलर पिगमेंटेशन ये छोड़ते हैं रेड कलर का, ठीक है। जिससे आप देखेंगे कि पूरा जो ओशन है रेड कलर का हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाता है कि रेड कलर हो जाता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू दी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप लोगों को पता है फाइटोप्लैंक्टन किसके लिए, ये अपना न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही लैक कर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस बना नहीं पाएंगे, तो इस वजह से क्रैश हो जाता है एंड इन द अर्ली पार्ट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन क्या हो जाता है? डाई हो जाते हैं लेटर इन साइकिल ड्यू टू द सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी की चेंज की वजह से। ठीक है, गैप लिमिटेशन क्या होता है? सिंपल सा गैप लिमिटेशन का मतलब यही होता है दोस्तों कि जो जितना बड़ा एनिमल होगा ना, तो उतना बड़ा उसका माउथ होगा। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, गैप लिमिटेशन का। ठीक है, साइज ऑफ प्रे, ठीक है, फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ साइज ऑफ प्रे, प्रीडेटर कैन कंज्यूम। ठीक है, बेसिक से यही मतलब है, और ये आपका बाकी कुछ जानने के लायक नहीं है। ठीक है, मेगाफौना क्या होता है? मेगाफौना का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स सबसे बड़े होते हैं, जिसका लगभग 50 किलो 50 केजी तक 50 केजी के ऊपर ये होता है, जिसका वेट, उसको मेगाफौना बोलते हैं। बस बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस याद रखेंगे। स्टोमेटेलाइट्स क्या हो जाता है? स्टोमेटेलाइट्स ये हो जाते हैं कि स्टोमेटेलाइट्स ये रिफर्स करते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द लेयर ऑफ रॉक। ये लेयर ऑफ रॉक पे क्या करते हैं? ये एसोसिएटेड होते हैं। दे आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ओके, विद द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ आवर एटमोस्फियर, और इंट्रोड्यूस करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ओके, एंड दे आर टिपिकली रिलेटेड टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इनिशिएट। और उसके बाद देखेंगे दे आर फाउंड इन रेयरली एंड स्पार्शली स्कैटर अक्रॉस द ग्लोब, यानी मतलब बहुत ही रेयरली, बहुत ही स्कैटर फॉर्म में पाए जाते हैं। रिसेंटली जो पहली डिस्कवरी किया गया है ऑफ लिविंग शैलो मैरीन स्टोमेलाइट का वाज मेड इन द मिडिल ईस्ट नियर द रेड सी के पास पाया गया है। बस याद रखेंगे, रेड सी के पास पाया गया है स्टोमेलाइट्स, ओके। इन्वायरमेंटल डीएनए क्या होता है? इन्वायरमेंटल डीएनए का सिंपल मतलब ये होता है कि जो कुछ स्पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने डीएनए है ना, वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो उसी इन्वायरमेंट से उन लोगों का डीएनए का सैंपल लेके, ठीक है, उन पे स्टडी करना, ठीक है, उनके इवोल्यूशन को स्टडी करना, ठीक है, क्या क्या उसके इवोल्यूशन रहेंगे। तो बेसिक इसका यही मतलब है, ई डीएनए का मतलब, इन्वायरमेंटल डीएनए का मतलब। ठीक है, जैसे कि आपका चूहा हो गया ना, चूहा मान लीजिए, ठीक है, और सब स्पीसीज। ठीक है, इसमें ये कहा है कि बाय शेयर देयर ऑर्गेनिज्म बाय स्किन और एक्सक्रीमेंट्स एक्सेट्रा इनटू एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दोनों में हो सकता है, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज, ये बस यही जानने लायक है। और आपका ये लेकिन स्पेसिएशन आपका जानने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्योग्राफी जो होता है ना, ज्योग्राफी, तो उसमें बहुत ही डीप जाके ये चीज़ें पूछा है। तो ये एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक और पारापैट्रिक, ये न्यू स्पीसीज फॉर्म, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग को जानना है कि जो यूपीएससी में पढ़ना है बट क्या चीज छोड़ना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप इट इन माइंड थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो टर्म है बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि एमिट करना लाइट, देखे होंगे ना आप, तो जब भी यूट्यूब में देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द एंजाइम कैटलिस ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देखें ये रिक्वायर होता है टू यूनिक केमिकल्स, ये लूसीफेरिन्स एंड आइदर लूसीफेरास, ये फोटोप्रोटीन होता है। ठीक है, इस केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है ये रिलीज करना इस तरीके के एमिट लाइट को। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ब्लू और रेड लाइट एमिट करता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है? काउंटर द एलिमिनेशन, कैमोफ्लॉज होता है, अगेंस्ट द प्रीडेटर का काम करता है। ठीक है, जो भी प्रीडेटर के लिए काम करता है उसके लिए कैमोफ्लॉज का काम करता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रीडेटर होता है ना वो बच जाते हैं इससे। ठीक है, प्रीडेटर से बच जाते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं और कैमोफ्लॉज बना लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? बेसिक सा मतलब ये है कि फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब दैट इज कि एक ही जगह पे बहुत सारे जो एनिमल्स है, जैसे काऊ है, काऊ फार्मिंग हो गया, तो एक ही जगह पे केवल किस चीज के लिए? मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन का और आउटपुट के लिए ये किया जाता है, इंजेक्शन लगा के, बाकी सारी चीजें करके। ठीक है, इन आर्टिफिशियल वे, तो ये फैक्ट्री फार्मिंग ये होता है। ठीक है, आउटपुट डेयरी ऑफ प्रोडक्ट एंड लोअर कॉस्ट पे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इम्पैक्ट क्या हो जाता है फार्मिंग का, फैक्ट्री का? ये एम्बायोटिक रेसिस्टेंट होता है, जेनेटिक डिसीज हो जाती है उससे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एंड इट इज ऑल्सो बैड फॉर द हेल्थ। ओके, वुडी इंक्रोचमेंट क्या होता है? वुडी इंक्रोचमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी ग्रासलैंड है, पैचेस है, ओके, ये सारी चीजों को हटा के आप पेड़ ही पेड़ देख रहे हैं। ओके, एवरीवेयर देयर इज अ ट्री एंड ट्री, ओके, उसको कहा जाता है इंक्रीज द ट्री एंड श्रब कवर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द इकोसिस्टम और हैबिटेट विद ग्रेटर ट्री कवर। ठीक है, ये कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वुडी इंक्रोचमेंट का मतलब हो गया, जहां पे केवल पेड़ ही पेड़ देखते हो। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, वुडी इंक्रोचमेंट का क्या मतलब है? तो इसमें नेक्स्ट है आपका
ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर क्या करता है? ग्रीन वाटर क्या होता है? मॉइस्चर होते हैं इन सॉइल और वेजिटेशन में, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है ग्रीन वाटर का। ये पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें क्या होता है ब्लू वाटर में, ये आपका इम्पास करता है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को, एंड इट इज फाउंड इन लेक, रिवर एंड रिजर्वायर। एंड ब्लू वाटर रिचार्ज होता है थ्रू दी प्रेसिपिटेशन, ओके, थ्रू दी प्रेसिपिटेशन, ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी न्यूज में है, ओके, देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले एंड द फॉरमोस्ट देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज में है, साइट्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, के कैटेगरी में डाल लीजिएगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना स्विट्जरलैंड में है, और ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ओके, बिटवीन द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, और विथ वाइल्ड एनिमल और प्लांट के लिए, डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और ये ड्राफ्ट हुआ था 1963 में IUCN रेजोल्यूशन के साथ, और फोर्स में आया था 1975 में, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इंडिया भी पार्टनर है, ठीक है, बस याद रखना इंडिया इज अ पार्टनर और नॉट, ओके, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट जो साइट्स का अपेंडिक्स होता है, इसमें देख लेते हैं क्या है। जो साइट्स के अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 और 3, 3 होते हैं अपेंडिक्स। इसमें स्पीसीज आर थ्रेटन विथ एक्सटेंशन। जो भी स्पीसीज होते हैं थ्रेटन होते हैं क्या? एक्सटेंशन के लिए। इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। इंटरनेशनल जो कमर्शियल ट्रेड होता है वो क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में क्या आता है? स्पीसीज आर नॉट करंटली थ्रेटन। इस समय करंटली थ्रेटन नहीं है, बट मे बी विदाउट द कंट्रोल ट्रेड। अगर उसमें कंट्रोल ट्रेड नहीं रहा तो वो थ्रेटन हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखी गई है अपेंडिक्स सेकंड में, ठीक है। थर्ड में क्या है? स्पीसीज आर लिस्टेड एट अ पार्टी रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट द अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। ट्रेड रिक्वायर द अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। इसको क्या रखा गया? अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया है ऑफ साइट्स, ओके। नेक्स्ट आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। IUCN ये लास्ट 2024 में PYQ आया हुआ है, ठीक है। IUCN कौन सा डाटा निकालता है? रेड डाटा क्या पूछा था? ऐसे कुछ क्वेश्चन था, सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का कौन निकालता है, इस तरीके का क्वेश्चन था 2024 में, आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका IUCN, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू फोकस ऑन दी नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज करने। ये 1948 में ये आपका आया हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें क्या है? गवर्नमेंट है, NGO है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाता है, ठीक है। इसके की इनिशिएटिव क्या है? IUCN ग्रीन लिस्ट है, ये रिकॉग्नाइज करता है इफेक्टिव कंजर्वेशन एरियाज को। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है, ये क्या है? ग्लोबल पार्ट प्लेटफॉर्म है फॉर कंजर्वेशन डायलॉग। नेचर बेस्ड सोल्यूशन NBS जो है यूज करता है नेचर टू टैकल दी चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ओके। इसके जो रिपोर्ट और इंडिसेस देखते हैं क्या है इसके रिपोर्ट और इंडिसेस में देखेंगे तो आपका ये एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन आता है। ये एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स और रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। इसके जो की फाइंडिंग है जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन हो गया है आपका 34% ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, ये आप, और जो कि एसेस किया है IUCN ट्रेड लिस्ट के थ्रेटन स्पीसीज को। ये बोल रहा है कि 17% स्पीसीज ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट है इवेल्युएट करता है आपका प्रोटेक्टेड एरियाज के इफेक्टिवनेस को, ठीक है। नेचर बेस्ड जो सोल्यूशन होता है फॉर क्लाइमेट से प्रमोट करता है आपके नेचर इन क्लाइमेट सोल्यूशन को, ठीक है, ये आपका है। हाँ, नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे आपकी बात आती है अंडरस्टैंडिंग की कितना आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जब UPSC क्वेश्चन पूछता है तो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये बोल देगा कि ये आपका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका एम क्या है? टू डेवलप एंड डिलीवर द इनोवेटिव सोल्यूशन जो प्रोटेक्ट करें कम्युनिटीज को, वाइल्ड लाइफ को एंड प्लेसेस इन विच दे लिव, ठीक है। ये आपका 1961 में आया था एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एट IUCN हेडक्वार्टर मॉर्जिस, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद रिनेम कर दिया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1985 में, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ एज चैरिटेबल ट्रस्ट 1969 में एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जैसे अर्थ आवर को, ठीक है। ये 2007 में आया था। स्टार्टेड लाइट ऑफ मूवमेंट इन सिडनी, ठीक है, लाइट ऑफ सिडनी ये स्टार्ट हुआ था। ऑब्जर्व एवरी ईयर इन अ मार्च बिटवीन इन अ कंट्री ऑफ लोकल टाइम, ठीक है, मार्च के समय में ऑब्जर्व किया जाता है,
ठीक है। जो रिपोर्ट और इंडिसेस हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, आप देखेंगे ये इसके की फाइंडिंग क्या है, जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन किए हैं 73% पास्ट 50 ईयर में, वाइल्ड लाइफ का जो पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, ये आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल और मरीन की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हैवीएस्ट सफ़र किए हैं, ठीक है। अडॉप्ट किया है इंडिया जो कंजप्शन पैटर्न को वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाय 2050, ओके। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों आप देखेंगे जो नेक्स्ट ये टॉपिक है, आने वाले थर्ड लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका, और आप देखेंगे पार्ट 1 ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड दोस्तों अगर किसी भी तरीके का यू नीड एनी काइंड ऑफ you want to give me any kind of suggestion, you can comment me, or if you like this videos, please do subscribe to our channel, और अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद एंड टेक केयर।